नाज़रीन मोहतरम, बाबर पाकिस्तानी साख्ता क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल रवायती और जोहरी धमाका खेज मवाद के साथ साथ कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस वीडियो में हम आपको बाबर मिसाइल के तीनों वेरिएंट की रेंज, स्पीड, उनकी हिस्ट्री और ये कितने इलाकों को तबाह कर सकते हैं, सब के बारे में बताएंगे। बाबर क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास कब और कैसे आई, ये बहुत ही मजे की कहानी है। नाज़रीन मोहतरम, 90 की दहाई के आखिर में अमेरिका ने पाकिस्तान से इसकी फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त मांगी। इजाज़त भी कहाँ मांगी, बस इतला दी, क्योंकि उस वक्त हम कमज़ोर थे। इतला भी इसलिए दी गई कि कोई और त्यारा वगैरह हमारे रास्ते में हिट ना हो जाए। अमेरिका का टारगेट था उसामा बिन लादेन और पाकिस्तान को अमेरिका ने बताया कि वो क्रूज मिसाइल से हमला करेगा जो बलूचिस्तान के साहिली इलाकों से गुजरेंगे। बस फिर हमारे मलंग पहुँच गए मिसाइलों के रास्ते में और साथ वो सिस्टम भी ले गए जिससे मिसाइल के गार्डनेस सिस्टम को इंटरसेप्ट करके मिसगाइड किया जा सकता है। अमेरिकी क्रूज मिसाइल में बैक वक्त 3 गार्डनेस सिस्टम काम करते हैं, जिसमें एक सैटेलाइट आल्टीट्यूड कंट्रोल करता है, दूसरा सैटेलाइट लॉन्गिट्यूड कंट्रोल करता है, तीसरा जिसमें मिसाइल का अपना गार्डनेस सिस्टम भी होता है जिसमें इसकी जमीन से बुलंदी, रफ्तार, रास्ते की रुकावटें और टारगेट इमेजिंग सिस्टम होता है। अमेरिका ने कोई दर्जनों मिसाइल फायर किए, इधर हमारे मलंगों ने भी सिस्टम एक्टिवेट किए हुए थे। क्रूज मिसाइल बहुत कम बुलंदी पर प्रवास करता है ताकि दुश्मन के रडार में ना आए, यही इसकी खास बात है। और ये रास्ते में आने वाली जमीनी रुकावटों को भी दाएं बाएं ऊपर नीचे जाकर अबूर कर लेता है। सादा लफ्जों में भी इसे जहाज ही समझें जो खुद ब खुद उड़ता है। ये मिसाइल जैसे ही पाकिस्तानी सिस्टम्स की रेंज में आए तो मलंगों ने सिस्टम ऑन कर दिए। कुछ मिसाइलों का गार्डनेस सिस्टम VHF से, कुछ का UHF से डिस्टर्ब किया गया और वो मिसाइल वहीं पर गिर गए, लेकिन क्योंकि टारगेट पर नहीं पहुंचे थे तो वो डेटोनेट नहीं हुए और ना ही फटे। बस मलंगों ने वो मिसाइल इंटरसेप्ट किए, उनको उठाया और अपने आस्ताने की तरफ रवाना हो गए, हक हू के नारे लगाते हुए, और किसी को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या था। कुछ अरसे के बाद जब मलंगों के आस्ताने से बाबर नामी जिन बाहर निकला तो अमेरिका, इसराइल और इंडिया को बेहोशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिकी टोमाहाक की रिवर्स इंजीनियरिंग करके ऐसा ताकतवर क्रूज मिसाइल बना लिया था कि इतना अमेरिका का अपना मिसाइल भी ताकतवर न था। बाबर क्रूज मिसाइल अपने हुजम, रफ्तार, फासले, ट्रैजेक्टरी के हवाले से दूसरे मिसाइलों से मुनफरिद है। रिवायती तौर पर गिराए जाने वाले बम ऐन हदफ पर नहीं गिरते। दूसरी जाना बैलिस्टिक मिसाइल जैसा कि स्कर्ट दूर मार कर सकते हैं और ज्यादा तेज रफ्तार होते हैं, लेकिन इनको लॉन्च करने के लिए बड़ा लॉन्चिंग सिस्टम दरकार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बैलिस्टिक मिसाइल को खुफिया तौर पर फायर नहीं किया जा सकता। इसके बरअक्स बाबर क्रूज मिसाइल छोटा है और दीगर मिसाइलों के मुकाबले में कम बुलंदी पर प्रवास करता है, जिसकी वजह से इसकी निशानदही और इसको मार गिराना मुश्किल है। बाबर क्रूज मिसाइल को उड़ता हुआ हलाकत खेज सुपर कंप्यूटर भी करार दिया जाता है, क्योंकि ये रहनुमाई से लेकर हदफ की निशानदही और इसको लॉक के लिए जदीद तरीन कंप्यूटराइज्ड निजामों से लैस है। 6.2 मीटर लंबाई वाले इस क्रूज मिसाइल का वजन 1500 किलोग्राम है। ये अपने इंजन की बदौलत आवाज से कम रफ्तार से प्रवास करता है, लेकिन ये मिसाइल कम तर रफ्तार के बावजूद अपनी मशीनी जहानत इस्तेमाल करते हुए मतलूबा हदफ तक जा पहुँचता है। ये मिसाइल 400 से 500 किलोग्राम के वारहेड से लैस होता है। ये मिसाइल अपने सिस्टम में महफूज तफसीली नक्शा इस्तेमाल करते हुए खुद ही अपने लिए मौजूद तरीन रास्ते का इंतखाब करता है, जबकि रहनुमाई के लिए ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS से मदद लेता है। अपने रास्ते में दुश्मन के रडारों और दूसरे आलात निगरानी से बचने और इन्हें नाकारा बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी कि ECM और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यानी कि ECCM जैसे निजामों से लैस होता है। इसी बिना पर अपनी कम रफ्तार के बावजूद दुश्मन रडार की नजरों से ओझल रहता है। इसके हिसास और तेज नजर कैमरे रास्ते में आने वाली जमीनी मंजर की मुसलसल अक्स बंदी करते रहते हैं, जबकि इसका खुदकार निजाम इन मनाजर को अपने सिस्टम में महफूज नक्शे पर मुंतबक करते हुए ये यकीन करता है कि वो कहां तक पहुंचता है और अहदाफ तक की रसाई के लिए इसे मजीद कितना रास्ता तय करना है और ये कैसे तय करना है। जैसे जैसे हदफ करीब आता है वैसे वैसे ये दिए गए तफसीली नक्शों की मदद से उसकी ठीक ठीक शिनाख्त करता है और यूं अपने हदफ को तबाह कर डालता है। आसान अल्फाज में बयान किए गए ये सारे काम बहुत मुश्किल हैं, जिन्हें इंजाम देने के लिए बेहतरीन मवासलाती आलात के अलावा बहुत ताकतवर कंप्यूटर और पेचीदा लेकिन ज़हीन सॉफ्टवेयर भी दरकार होते हैं, जो कि बाबर क्रूज मिसाइल को सही मैनों में एक उड़ता हुआ हलाकत खेज सुपर कंप्यूटर बनाता है। पाकिस्तान के बाबर मिसाइल के 3 वेरिएंट बनाए गए हैं, जो कि बाबर 1, बाबर 2 और बाबर 3 हैं। बाबर 1 और बाबर 2 को पाकिस्तान बर्री इस्तेमाल करती है, जबकि बाबर 3 को पाकिस्तान नेवी इस्तेमाल कर रही है। बाबर 3 पाकिस्तान का
میڈیم رینج کا سب سونک کروز میزائل ہے جس کو پاکستان کی ایک کمپنی نیشنل ڈیفنس کمپلیکس نے بنایا ہے۔ یہ میزائل 0.8 ماک یعنی کہ 1 گھنٹے میں 987 کلومیٹر کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے۔ بابر 3 میزائل کو پاکستان نیوی سی بارن پلیٹ فارم سے لانچ کرتی ہے۔ بابر میزائل کی لمبائی 6.2 میٹر، اس کا ڈائمیٹر 0.52 میٹر ہے۔ اس میزائل کا وزن 1500 کلو گرام ہوتا ہے۔ بابر 3 میزائل بھی اپنے ساتھ 400 سے 500 کلو گرام کا روایتی اور نیوکلیئر مواد ایز اے وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے۔ اس میزائل میں سولر فیول سے چلنے والا ٹربو فین انجن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میزائل کا نام مغلیہ حکمران ظاہر الدین بابر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس کو حطف 7 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بابر میزائل کو پہلی بار 2005 میں ٹیسٹ کیا گیا۔ ٹیسٹ کے بعد پاکستان آرمی نے اس میزائل کو 2010 میں سروس میں شامل کیا، جبکہ پاکستان نیوی نے 2018 میں اس کو اپنے فلیٹ میں داخل کیا۔ بابر 1 میزائل کی رینج 700 کلومیٹر ہے، یعنی اگر اس میزائل کو پاکستان لاہور سے فائر کرے تو یہ میزائل بھی 0.8 ماک کی سپیڈ سے سفر کرتا ہوا انڈیا کے علاقے دہلی کو کچھ ہی وقت میں تباہ کر سکتا ہے۔ روایتی اور جوہری دھماکہ خیز مواد کے ساتھ 700 کلومیٹر کے فاصلے تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میزائل کو میزائل بردار گاڑی سے فائر کیا جاتا ہے۔ بابر میزائل GPS، INS، ٹیر کام اور DSMAC کے ذریعے اپنے نشانے کی تشخیص کرتا ہے۔ 22 مارچ 2007 کو پاکستان نے بابر میزائل کا تجربہ کیا۔ پہلے اس کی حد 500 کلومیٹر تھی اور اب اس کی رینج 700 کلومیٹر ہے۔ بابر 2 میزائل کی رینج 750 کلومیٹر ہے، جبکہ بابر 3 کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ بابر 3 میزائل کو بنانے کے بعد پاکستانی افواج ان چند افواج میں شامل ہو گئی ہیں جن کے پاس سمندر سے ایٹمی میزائل داغنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس صلاحیت کو سیکنڈ سٹرائک کہا جاتا ہے، یعنی آج پاکستان زمین، فضا اور سمندر سے ایٹم بم داغنے والے ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ بابر 3 میزائل اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جسے ریڈار سے تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ نیچے پرواز کرتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بابر میزائل کو داغنے کے بعد کسی بھی اینٹی میزائل سسٹم سے مار گرانا ناممکن ہے۔ اس کے مقابلے میں بھارت کا براموس میزائل آتا ہے، مگر وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس نہیں ہے۔ پاکستان نیوی نے اس تجربے کے بعد ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان بحریہ کے پاس ایٹمی میزائلوں سے لیس آبدوز موجود ہے۔ آبدوز کو ایک سمندر میں چھپا ہوا دشمن سمجھا جاتا ہے اور اس کا ایٹمی میزائلوں سے لیس ہونا طاقتور بحریہ کی نشانی ہے۔ بھارت بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کی مسلسل اشتعال انگیزیوں کے بعد اور خاص طور پر کوادر کی حدود میں بھارتی آبدوز کی آمد کے بعد پاکستان کو ایک چیلنج کی صورت کا سامنا تھا۔ ISPR کے مطابق یہ میزائل 450 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق کروز میزائل کا تجربہ بحر ہند میں نامعلوم مقام پر کیا گیا۔ میزائل کو زیر آب پلیٹ فارم سے لانچ کیا گیا جس نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔